Next, as per SEBI do's and don'ts for PM, that is PMS, the PMS shall not borrow the funds and securities on behalf of the client. It cannot even pledge the client securities. To meet any shortfall of funds, the PMS is to borrow from commercial bank using its own sources and at its own capacity. तो यहाँ पे सेबी का गाइडलाइन ये कहता है कि कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर या कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस क्लाइंट के फंड्स या सिक्योरिटीज को बोरो या प्लेज नहीं कर सकता है। अगर पीएमएस को पैसे की जरूरत है, पैसे की या फंड की कमी होती है, तो उसे अपनी कैपेसिटी के ऊपर जो है वो कमर्शियल बैंक से बोरो करना होगा, ना कि क्लाइंट की होल्डिंग्स का उपयोग करते हुए। ये रूल जो है पर्टिकुलरली सेबी ने क्लाइंट के एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया है, ताकि पीएम की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसका बर्डन क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट्स पर असर ना करे। नेक्स्ट, the compensation for postponement of consumption is a pure time value of money. It is referred as risk-free rate. Real risk-free rate, when adjusted for inflation expectation, is referred as nominal risk-free rate. Nominal risk-free rate plus risk premium is required rate of return. यहाँ पे काफी सारे कॉन्सेप्ट्स है, इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। Hence, nominal rate of return can be decomposed into real rate of return and inflation rate. तो जो required rate of return है उसमें दो चीजें आती है, nominal risk free rate प्लस रिस्क प्रीमियम। रिस्क लेने की वजह से आपको जो प्रीमियम मिला हुआ है वो, ये दोनों चीजें ऐड हो जाएगी तो उसको क्या हम बोलेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। देखो ऐसा होता है कि आप जब पैसा खर्च करने की बजाय उसे फ्यूचर के लिए बचाते हैं, तो आप वहां पे क्या चाहते हैं, तो आप अपनी कंजम्पशन को यहाँ पे पहले तो पोस्टपोन कर रहे हैं और उसके लिए कुछ आप कॉम्पेंसेशन चाहते हैं, क्योंकि आपको वो मिलना ही होगा, तभी तो आपको इंड्यूसमेंट होगा कि नहीं मैं खर्च नहीं करूं, मैं आगे के लिए रखूं। तो इसे ही हम प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहेंगे। अब ये रियल रिस्क फ्री रेट क्या होता है ये देख लेते हैं। ये वो रेट है जो किसी भी रिस्क, जैसे डिफॉल्ट रिस्क है या इन्फ्लेशन रिस्क है, उससे फ्री होता है। सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही ये बता रहा है। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 100 रुपीज एक साल बचा लिए और उसके बदले में आपको 2% रिटर्न मिला है। तो इस दौरान कोई भी इन्फ्लेशन यहाँ पे असर नहीं हम देख रहे हैं, तो ये हो गया 2% रियल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जब रियल रिस्क फ्री रेट को इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के साथ हम एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब रियल रिस्क फ्री मुझे 2% मिल रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो एक साल में से 3% से बढ़ने वाला है, तो 2 + 3 आई एम समवेयर एक्सपेक्टिंग अराउंड 5%। तो इसी को हम नॉमिनल रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। तो यहाँ रिस्क भी नहीं है और इन्फ्लेशन भी है, यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करके ये सेंटेंस जो है इसको वापस एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, द सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग द अमाउंट इन फ्यूचर मेक्स इट अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द सेम इज कॉल्ड रिस्क फ्री रेट। सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी के साथ आपको कुछ परसेंटेज मिलने वाले हैं। जब फ्यूचर में किसी अमाउंट को सर्टेनिटी के साथ पाने की गारंटी मिल रही है आपको, तो उससे हम क्या बोलेंगे, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं है, जैसे कि डिफॉल्ट रिस्क या और कोई रिस्क या मार्केट फ्लक्चुएशन का रिस्क। एग्जाम्पल, भारत में अगर सपोज हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें, तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा रीपे करने की हाई सर्टेनिटी है या कैपेसिटी है। मान लीजिए कि आपने 10 इयर्स का गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया है और इसके ऊपर आपको 6% रिटर्न मिल रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। तो इसमें डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर चाहे तो आप, मतलब गवर्नमेंट डेफिनेटली चाहेगी, आपको पैसा जो है आपका मिल जाएगा ऑन द मेच्योरिटी। तो इसे 6% रिटर्न को हम रिस्क फ्री, या इस 6% रिटर्न को हम रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है कहेंगे। नेक्स्ट, a convenient way to analyze the financial position of the investor is by constructing personal financial statement. If the regular income of an investor is greater than his spending or monthly liabilities, then there is an ability टू इन्वेस्ट पीरियोडिकली। तो ये बहुत सिंपल है। अगर किसी इन्वेस्टर की रेगुलर इनकम उसके मंथली लाइबिलिटीज या खर्चे से ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसका मतलब यहाँ पे ये है कि उसके पास सरप्लस पैसा बच रहा है, सरप्लस कैश फ्लो है, और इस सरप्लस कैश फ्लो को यूज करते हुए वो पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट जो है वो करने की एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे पहला एक सिनारियो ले लेते हैं जहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो है, मंथली इनकम से 80,000 है, मंथली लाइबिलिटीज जो है वो 50,000
30,000 है, तो सरप्लस इसके पास कितना बच गया 30,000 का, और ये सरप्लस से वो इन्वेस्ट करते हुए अपना अच्छा एक कॉर्पस बिल्डअप कर सकता है। लेकिन सेकंड सिनारियो ऐसा है कि जहां पे नेगेटिव कैश फ्लो है, जैसे मंथली इनकम 60,000 है, 60, और मंथली लाइबिलिटी 70,000 है, तो यहाँ पे 10,000 की उसके पास डेफिसिट है या 10,000 का डेफिसिट है, और यहाँ पे उसके मंथली खर्चे ही खत्म नहीं हो रहे, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो यस, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को बेटर प्लान कर सकते हैं। सरप्लस कैश फ्लो होने से आप लॉन्ग टर्म के गोल, जैसे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, तो ऐसे गोल जो है आप अचीव भी कर सकते हैं। तो पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इन्वेस्टर के फाइनेंशियल हेल्थ का स्नैपशॉट होता है, और इसको बनाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, this risk-free rate is also referred as nominal rate of return. It ignores the potential change in the purchasing power of rupee. तो नॉमिनल रिस्क फ्री रेट जो है वो एक ऐसा रेट होता है जो किसी भी इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है आपको, जिसमें डिफॉल्ट रिस्क या जैसे मैंने बोला फ्लक्चुएशन की वजह से जो आने वाला मार्केट रिस्क है उसका कोई भी असर नहीं होता है। इसे नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहा है, और ये एस्पेक्ट है आपका परचेसिंग पावर ऑफ रुपी का पोटेंशियल चेंज, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट। तो यहाँ पे वो इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहा है। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ नंबर है जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं बताता है कि इसका रियल वैल्यू या परचेसिंग पावर के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। देखो एग्जाम्पल अगर मैं बताती हूँ तो इसके साथ आपको बहुत आसानी से समझेगा कि आपने एक एफडी में पैसे रखे हुए हैं, से 1 लाख रुपीज आपने इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर आपको 5% नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है एक साल में। तो एक साल के बाद आपके कितने पैसे हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 1,05,000 रुपए। लेकिन तो 5,000 जो है आपका प्रॉफिट हो गया इस साल में। लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसका क्या, इन्फ्लेशन अगर 6% से बढ़ता है तो जो 1 लाख रुपए की चीज है वो एक साल के बाद 1,06,000 की हो जाएगी। लेकिन आपने तो सिर्फ 1,05,000 ही कमाए, मतलब जो आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न था एफडी के ऊपर का वो सिर्फ 1,05,000, मतलब 1,000 का वापस वहां पे जो है वो शॉर्टफॉल हो गया। तो नॉमिनल रिस्क फ्री रिटर्न भी रहेगा तो भी वो इन्फ्लेशन को मैनेज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो देखना ज्यादा जरूरी है। तो यस, नॉमिनल रेट को समझना जरूरी है, लेकिन रियल रिटर्न की अगर क्लैरिटी चाहिए तो हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करना जो है वो जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द नॉमिनल रेट इन्फ्लेशन रेट कैन बी सब्ट्रैक्टेड टू कैलकुलेट द रियल रेट ऑफ रिटर्न। इसे पहले ही हमने बहुत बार समझ लिया है, तो इसको एक बार पढ़ के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, the investment rationale for portfolio management service, that is PMS, is detailed under Regulation 27 of the SEBI Portfolio Manager Regulation 2020 regarding maintenance of record for investment rationale. This regulation mandates that portfolio manager must provide adequate disclosure and maintain transparency in their investment decision. It includes a requirement for portfolio managers to explain the rationale for their investment decision to clients, ensuring that all investment align with the client's investment objectives and risk profile. ये थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है वो बड़ा है, इसको मैंने एज इट इज लिया है अपने वर्कबुक से, बिकॉज जब भी पीएमएस जो है सर्विस प्रोवाइड करता है अपने क्लाइंट के लिए, तभी क्या केयर लेना जरूरी है यहाँ पे बताया है। तो पीएमएस के लिए इन्वेस्टमेंट रैशनल को सेबी रेगुलेशन 2020 के अंडर, दिस रेगुलेशन नंबर 27 है। तो एज पर दिस रेगुलेशन पोर्टफोलियो मैनेजर को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पीछे क्या रैशनल था, मतलब क्या तर्क था, क्या बेसिस था, उसके बेसिस के ऊपर ये डिसीजन जो है वो लिया गया है, ये चीज क्लाइंट के सामने क्लैरिटी के साथ रखनी जरूरी होती है, और ये एक्सपेक्टेड होता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर जो है इसको ज्यादा बढ़ाती है, मतलब क्लाइंट को पूरी आइडिया है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, या ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो है उसके पोर्टफोलियो में क्यों ऐड कर दिया गया था, ताकि क्लाइंट को उनके इन्वेस्टमेंट की जानकारी भी पूरी तरह से मिल सकती है, और ये इंश्योर भी कर सकता है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है और रिस्क प्रोफाइल के सामने सामने रखते हुए बनाया गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल को अलाइन कर रहा है। तो पीएमएस रेगुलेशन ये कहता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर्स को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एक्सप्लेन करना होगा क्लाइंट के लिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को अपने डिसीजन स्ट्रैटेजीज और रीजनिंग क्लियर करनी होगी अपने क्लाइंट को। ये रेगुलेशन इंश्योर ये भी करता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट
किए जाएंगे वो क्लाइंट के गोल, दैट मीन्स जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग है या वेल्थ क्रिएशन है, और उनके रिस्क टॉलरेंस, कितना रिस्क ये ले सकते हैं, कितना रिस्क इनका अपेटाइट है, उसके हिसाब से ही दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट ए का रिस्क हाई टॉलरेंस है और उनका गोल है कि वेल्थ ग्रो करना इन द लॉन्ग टर्म, तो पोर्टफोलियो मैनेजर उनके लिए रिस्कियर एसेट्स जैसे इक्विटी या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट रिकमेंड कर रहा है यहाँ पे। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर उनको ये इन्वेस्टमेंट बता रहा है तो उन्हें क्लैरिटी के साथ या क्लियरली उनको एक्सप्लेन करना होगा कि हाई रिटर्न के लिए ये टाइप के जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है उसमें इन्वेस्ट करना होगा। अगर सपोज करे कि क्लाइंट बी है और वो एक रिटायरमेंट गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उनकी रिस्क टॉलरेंस जो है वो मॉडरेट है, तो ऐसे केसेस में पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकता है कि उन्हें बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जहां पे मिक्स्ड ऑफ इक्विटी एंड डेट है वो रेकमेंड करेगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजर को ये बताना होगा कि इस पोर्टफोलियो में बैलेंस है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, जो रिटायरमेंट के लिए सूटेबल है। वैसे भी रिटायरमेंट गोल आपका लॉन्ग टर्म का है तो इक्विटी में भी आपका थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए। इक्विटी में भी आप एक्सपोजर ले रहे हो तो कौन से टाइप के इक्विटी आपने ऐड किए हुए हैं, जैसे लॉन्ग टर्म, सॉरी, लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है, तो वो सभी चीजों का थोड़ा बहुत जो है उसका अंडरस्टैंडिंग उसको अपने क्लाइंट को देना होगा। तो ये रेगुलेशन क्लाइंट के ट्रस्ट को बिल्ड करेगी, और क्योंकि वो जान भी पाते हैं यहाँ पे कि उनका जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उनके बेस्ट इंटरेस्ट में यहाँ पे काम कर रहा है। तो सेबी का ये रूल जो है वो इंश्योर करता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर अपने डिसीजन को जस्टिफाई करे और क्लाइंट को फुल ट्रांसपेरेंसी मिले, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है उनके गोल